नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। मोपका चौकी अंतर्गत चिल्हाटी गतौरा मार्ग पर पुल के नीचे एक अज्ञात भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह चिल्हाटी गतौरा रोड स्थित पुल के नीचे काली प्लास्टिक में एक अज्ञात भ्रूण मिलने की जानकारी सामने आई। स्थानीय लोगों की नजर पड़ते ही इसकी सूचना तुरंत डायल 112 और पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भ्रूण को तड़के किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वहां फेंका गया था। लोगों ने इस घटना पर दुख जताते हुए इसे बेहद अमानवीय और शर्मनाक बताया। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और मामले के हर पहलू की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौकी का मामला है। यहाँ पर चिल्हाटी पुल के पास पुलिस को सूचना मिली कि एक भ्रूण जो कि करीब 5-6 महीने का प्रतीत हो रहा है वहाँ पर है। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य संकलित किए हैं और उस पर मरकाम किया गया है। इसमें जो भ्रूण है उसे पीएम के लिए भेजा गया है और आगे जांच की जाएगी। बिलासपुर के सक्री थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना सामने आई। शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामला सक्री थाना क्षेत्र के तेली तालाब बल्दिया पारा चोर भट्टी कला का है। बुधवार दोपहर ग्रामीणों ने तालाब के पानी में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ देखा। इसकी सूचना गांव के सरपंच शिवदयाल यादव ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पंचनामा कार्यवाही की। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। वह गुलाबी और काले रंग की चेक शर्ट पहने हुए था। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। वहीं मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है। सकरी थाना क्षेत्र का मामला है। 33 वर्षीय युवक जिसका तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई है। मामले में मर्ग पंजीकृत किया गया है और जांच की जा रही है। अभी तक प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि डूबने से ही मृत्यु हुई है। मर्ग जांच में आगे जो आएगा उसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना लिंगियाडीह स्थित अपोलो हॉस्पिटल चौक के पास की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार लिंगियाडीह स्थित साईं मंदिर के समीप एक मकान में युवक के फांसी लगाने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 और सरकंडा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक का शव फंदे से लटका हुआ था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू रहे थे। इस स्थिति को देखकर आसपास के लोगों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। घटना को लेकर संदेह की स्थिति बनी हुई है और लोग मौत के पीछे की वास्तविक वजह जानना चाहते हैं। पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच हर पहलू को ध्यान में रखकर की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जाएगी। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत लिंगियाडीह के पास साईं मंदिर के पास एक घर में पुलिस को सूचना मिली कि व्यक्ति फांसी लगा लिया है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया है और घटना के कारणों की जांच की जाती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। कल्पना कीजिए, ना लंबी कतारें, ना दफ्तरों के चक्कर और ना समय की परेशानी। बस एक व्हाट्सएप संदेश और विभागों की महत्वपूर्ण सेवाएं आपके मोबाइल पर। इसी दिशा में नागरिक सुविधाओं को और अधिक सशक्त बनाते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार ने व्हाट्सएप सुविधा प्रारंभ की है। इस व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा के माध्यम से अब सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंच रही हैं। डिजिटल तकनीक और जन सुविधा की इस अनूठी संगम ने
शासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। अब नागरिक केवल एक व्हाट्सएप संदेश भेजकर जमीन संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मोबाइल और आधार नंबर जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं, किसान किताब बनवा सकते हैं और नामांतरण जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ भी घर बैठे ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में व्हाट्सएप सर्विसेज आने के बाद सिस्टम बहुत ही सिंपल हो गया है। सारे अपडेट्स हमको फ़ोन पे ही मिल रहे हैं, टोकन नंबर, एवरीथिंग। प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया है यहाँ पे और वेटिंग टाइम भी बहुत कम हो गया है, तो बहुत सब कुछ इजीली हो रहा है यहाँ। तो आई लाइक टू थैंक यू द गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर दिस। थैंक यू सो मच। आम नागरिकों की समय और संसाधनों की बचत करने वाला एक प्रभावी माध्यम है। अब जानकारी और सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शासन स्वयं नागरिकों की मोबाइल तक पहुंच रहा है। जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिल जाता है, प्लस उसमें अपॉइंटमेंट भी जो जब हम लेते हैं वहाँ पे, तो अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन आपके पास आ जाता है। ये पहल दर्शाती है कि विष्णु सरकार तकनीक को केवल सुविधा का माध्यम नहीं, सुशासन का सशक्त आधार मानती है। नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना ही इस सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। व्हाट्सएप की एक क्लिक से शुरू हुई ये सुविधा छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन की नई पहचान बन रही है और विकसित, आधुनिक एवं नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में एक मजबूत कदम सिद्ध हो रही है। विष्णु के सुशासन में डिजिटल सेवाएं हो रही सरल, समृद्ध हो रहा छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दुर्ग में 3 दिवसीय वृहद पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए एक ही स्थान पर पंजीयन और मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दुर्ग नगर निगम के श्रद्धेय मोतीलाल वोरा सभागार में आयोजित 3 दिवसीय वृहद पंजीयन शिविर का शुभारंभ ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, महापौर अलका वाघमार, कलेक्टर अभिजीत सिंह और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने किया। इस दौरान अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली। शिविर में आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, पीएम सूर्य घर, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन और कौशल विकास योजना सहित कई जनहितैषी योजनाओं के लिए पंजीयन किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही इस अभियान का उद्देश्य है। साथ ही नागरिकों से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की गई है। 3 दिवसीय वैशाली निगम में शिविर लगाया गया। इसका एक ही मकसद है कि जन योजना कल्याण जो नीचे तक पहुंचे, लोगों को जानकारी हो और सभी विभाग का जो मतलब क्षेत्र है वो एक ही जगह मिल जाए और आम लोगों को भटकना ना पड़े। सभी योजना, सभी विभाग एक साथ मिलने के कारण लोगों का काम आसानी हो जाता है। उनका कोई समस्या रहता है, वो समस्या यहाँ पे दूर हो जाता है। और समस्या कई प्रकार, कुछ समस्या होता है जो तुरंत दूर किया जाता है, कुछ समस्या होता है जिसमें समय लगता है, तो समय लगता है उसमें समय बता दिया जाता है। और कुल मिला के शिविर लगाने की योजना है कि नरेंद्र मोदी जी का जो 12 साल जो बेमी साल है, उसमें आम जनमानस के लिए जो योजना जो जनता के लिए दिए हैं, वो योजना सही मायने में लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कोई वंचित अगर है, उस वंचित को उसका योजना का लाभ मिले और कहीं भी कोई भी जगह कोई भ्रष्टाचार ना हो, पारदर्शिता के साथ योजना का लोगों को लाभ मिले, यही इस शिविर को लगाने का मकसद है। पब्लिक का रुझान कम दिख रहा है इस शिविर में। निश्चित तौर पे लगातार अभी आप लोग देखें कि जन समस्या शिविर के माध्यम से भी जगह जगह शिविर लगाया गया पूरे प्रदेश में। उसमें बहुत लोगों का समस्या दूर हुआ, बहुत लोगों का जो आवेदन मिला उस आवेदन में काम हुआ। तो कहीं न कहीं लगातार जन समस्या शिविर होने के कारण ये और लोगों का आज शुरुआत है, और शुरुआत के दिन भी थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों को मालूम नहीं होने के कारण लोग कम आते हैं, लेकिन 2 दिन बचे हैं तो 2 दिन में लोग आएंगे। 12 साल पूर्ण होने पर विश्वास, विकास और जन कल्याण योजना के तहत ये शिविर लगाया गया है। 3 दिवसीय शिविर है ये, जिसमें लोगों को जो छोटी छोटी समस्याएं हैं और जो फायदा मिलना चाहिए हितग्राहियों को, उसके लिए लगाया गया है। और आज ये पहला दिन है और मेरा कमिश्नर साहब से बात हुई है कि इसको सूचना को प्रचारित किया जाए। ये जो शिविर लगाया गया है इसको प्रचारित किया जाए अपने जो निगम की गाड़ियां होती हैं उसके माध्यम से, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। शंकर नाला, गिरधारी नाला, बांधा तालाब
और गया नगर पे। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पहले ऐसी जगहों की साफ सफाई बारिश से पूर्व निगम के कर्मचारी करते थे, अभी 60 लाख से ज्यादा का ठेका दे दिया गया, ऐसा क्या कारण है? क्या निगम के देखिए, ये हमेशा से ठेके पे चलता है। वो क्यों ये सब बोल रहे हैं, ये वो आप उनसे पूछिए। बाकी नाला की सफाई का ठेका होता है और जो छोटी नालियां हैं उसकी सफाई हमारे नगर की टीम करती है। टाइमिंग क्या रहेगा शिविर का? सफाई चल रही है भाई साहब, लगातार सफाई चल रही है। देखिए, जब हम पिछले बार भी चालू किए थे तो 2 साल से ऐसा लगा कि 2 साल से सफाई नहीं हुई है और लगातार सफाई चल रही है और ये बरसात की पूरी सफाई हो रही है। महाराजा एक मिनट, ये शिविर की टाइमिंग क्या है? शिविर का टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 3 बजे। 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय शिविर का आज शुभारंभ यहाँ पर दुर्ग निगम सभागार में किया गया है। जो भी केंद्र शासन की और राज्य शासन की योजनाएं हैं उसमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति पात्र होते हुए भी किन्हीं कारणों से छूट गया, चाहे योजना की जानकारी न मिल पाई हो, चाहे वो किसी शिविर में नहीं आ पाया, शासन प्रशासन उस तक नहीं पहुंच पाया, तो ऐसे जो भी व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आकर के अपना पंजीयन करा सकते हैं। शासन के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और योजनाओं की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। तो जो भी व्यक्ति हैं वो इसमें 3 दिवसीय शिविर में आकर के लाभ उठा सकते हैं और योजनाओं के लिए अपना पंजीयन करवा सकते हैं। योजनाएं पूरे ज़िले में हैं, अलग अलग हैं और ये शिविर जो हैं अनुभाग स्तर पे लगाए जा रहे हैं। तो चारों एसडीएम्स ने अपने अपने अनुभाग के अंतर्गत एक स्थान नियत किया है जहां पर ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो कोई भी हितग्राही अपने संबंधित अनुभाग के मुख्यालय में पहुंच करके इसका पंजीयन करवा सकते हैं। 18 से 20। सर, बीते दिनों ग्राम जेवरा के ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकारी नहर नाली पे एक अवैध प्लॉटर के द्वारा कब्जा कर लिया गया, उस पर कार्रवाई की बात कही गई थी। पर आज 26 दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अपनी जांच के लिए भेजा गया है, जांच करके उसमें कार्रवाई की। बढ़ती बिजली दरों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। दुर्ग में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में 5वीं बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। दुर्ग में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरप्लस बिजली उत्पादन वाला राज्य होने के बावजूद सरकार लगातार बिजली दरें बढ़ा रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 2.5 वर्षों में बिजली की दरों में लगभग 32% तक वृद्धि हुई है। भूपेश बघेल ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उपभोक्ताओं की खपत बढ़ाकर दिखाई जा रही है और अनुबंधित भार से अधिक खपत का हवाला देकर बिल में अर्थदंड जोड़ा जा रहा है। इसके चलते लोगों को अनाप शनाप बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर राज्य सरकार 24 घंटे निर्बाध बिजली देने में विफल रही है और दूसरी ओर बिजली कटौती के बीच उपभोक्ताओं पर बढ़े हुए बिल का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की इस समस्या को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी। बिल में 5वीं बार वृद्धि की गई है। घरेलू उपभोक्ता के 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, गैर घरेलू उपभोक्ता के 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट और कृषि में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। एक तरफ महंगाई से आम जनता जूझ रही है, पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, कमर्शियल गैस के दर भी वृद्धि हो रही है। महंगाई लगातार आसमान छू रही है और उसमें जलाई में नमक छिड़कने का काम विष्णुदेव सरकार ने किया है। और ये जो मूल्य वृद्धि है, आम जनता है, घरेलू उपभोक्ता है, किसान है, व्यवसायी है, इसमें सब परेशान है। ये अब बिजली एक तरफ स्मार्ट मीटर के कारण से परेशानी, बिजली कटौती से परेशानी, अब मूल्य वृद्धि से परेशानी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो वृद्धि की गई है आम जनता के हित में से वापस लिया जाए। अब आप लोगों तरफ से खाद और बीज को लेकर के प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, अब बिजली बिल को लेकर के प्रदर्शन किया, तो इसका असर कुछ होगा? जनता क्योंकि वोट चोरी करके लोग जीतते हैं, इस कारण से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये आम सही मायने में सही तरीके से चुने होते तो निश्चित रूप से इन मुद्दों पर सरकार को असर पड़ता, लेकिन ये वोट चोरी करके सरकार बनी है, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया प्रदर्शन हो गया, धरना प्रदर्शन हो गया, मीडिया सभा हो गया,
बिजली बिल वापस लेने को लेकर किस तरह का प्रयास रहेगा और क्या बिजली के झटके से भाजपा सरकार गिर सकती है? देखिए, ये तो वोट भी खरीद रहे हैं, विधायक और सांसद भी खरीद रहे हैं। लोकतंत्र को ये मंडी बना करके बाजार बना दिया है ना। इनको कोई शर्म नहीं है विधायक खरीदने में। अभी यहाँ स्थिति है, निराश्रितों को पेंशन नहीं मिल रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, और ये विधायक और सांसद खरीद रहे हैं। इनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि राम मंदिर में सैकड़ों करोड़ की चोरी हो गई, चढ़ावा में चोरी हो गई, रामशिला ईंट की भी चोरी हो गई, तो सब चोरी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वोट चोरी करके, डकैती करके सरकार। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए हर खतरे से लड़ जाने का दूसरा नाम है। इंसानों की तरह प्रकृति में भी माँ की ममता की ऐसी ही अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध कोतमी सोनार मगरमच्छ अभयारण्य में इन दिनों ऐसा ही भावुक और रोमांचक नजारा देखने को मिल रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। देखिए एक खास खबर पर। जांजगीर चांपा जिले का कोतमी सोनार गांव वैसे तो मगरमच्छ अभयारण्य के नाम से एशिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले कोतमी सोनार मगरमच्छ अभयारण्य में जून का महीना मगरमच्छों के प्रजनन और नवजात बच्चों की परवरिश का समय होता है। यहाँ मादा मगरमच्छ अपने अंडों से निकले नन्हे बच्चों की सुरक्षा के लिए हर पल सतर्क रहती है। यहीं कोई नर मगरमच्छ बच्चों के पास आने की कोशिश करता है तो मादा बिना डरे उससे भिड़ जाती है और अपने बच्चों की जान बचाती है। करीब 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले मूढ़ा तालाब को मगरमच्छों के संरक्षण के लिए विकसित किया गया है। यहाँ उनके रहने, प्रजनन और अंडे देने के लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार किया गया है। यही वजह है कि आज इस अभयारण्य में मगरमच्छों की संख्या 400 से अधिक हो चुकी है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंचकर मगरमच्छों को बेहद करीब से देखते हैं और उनके प्राकृतिक व्यवहार को कैमरे में कैद करते हैं। क्रोकोडाइल पार्क, मैं यहाँ बिलासपुर आई हूँ घूमने के लिए। बिलासपुर मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, उन्हीं से पता चला कि यहाँ में क्रोकोडाइल पार्क है। हम लोग उस मैप में लगाए, गूगल मैप, बस आ गए यहाँ पे। बहुत अच्छा जगह है, मगरमच्छ के लिए बहुत बंदोबस्त बहुत अच्छा है। पक्षी सब भी बहुत दूर से आया हुआ है। नहीं, मैंने पहले कभी इतना अच्छा नहीं, पहले कोलकाता में जू में देखे हैं क्रोकोडाइल, लेकिन उन लोग का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं, बहुत छोटा जगह रहता था। यहाँ में जगह देख के क्रोकोडाइल सब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा लग रहा है उन लोग को देख के। हम लोग तो वेस्ट बंगाल से आए यहाँ पे घूमने के लिए। हमने देखा यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ है, उसके बाद बड़ा बड़ा मछली और बहुत सारा पक्षी उक्षी है। बहुत अच्छा लगा देख के। नहीं, मेरे को तो बस डेस्टिनेशन देखा मैंने गाड़ी में, बस आ गया यहाँ रूट देखा आ गया बस। बहुत ही अच्छा लगा देख के, लगा मगरमच्छ भी काफी खुश लग रहा है देख के। उनके लिए जगह भी बहुत सही है। हम बिलासपुर में रहते हैं, मैग्नेटो मॉल के पास, तो आज यहाँ घूमने आए हैं मगरमच्छ पार्क। हम यहाँ मिनिमम 4-5 साल से आ रहे हैं। कभी जब भी कोई गेस्ट आते हैं या फिर हम लोग को जब भी मौका मिलता है, उतने दिन में 7-8 बार आ चुके होंगे। तो हमेशा ही आते हैं तो यहाँ दिखता है 4-5 मगरमच्छ तो यहाँ ऊपर दिखती है, और दूर देखने से तो कहीं ना कहीं हमेशा दिखती है पानी में। बहुत अच्छा एकदम, वो तो एकदम स्टॉप रहता है, लगता है कुछ उसको मतलब उसका मूवमेंट ही नहीं रहता। कभी कभी ध्यान से देखने से पता भी नहीं चलता है कि मगरमच्छ है। कहीं नहीं देखे वो, जो अपने जो जू है वहां पे कभी 1-2 देखे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी छत्तीसगढ़ में नहीं देखे। हाँ, जरूर होना चाहिए। जैसे कि जैसे हम लोग ना अवेयर बहुत कम है। जैसे हम लोग बाहर से भी आते हैं ना, पार्क को थोड़ा सा गंदा कर दिए, मतलब उसके प्रति जो हम लोग एक प्रकृति है उनको भी उतना ही होना आए। कभी तो कोई कुछ फेंक दिए या फिर कोई कचरा कर दिए या फिर कुछ आवाज, या फिर देख रहे हैं तो कोई चीज को फेंक के उसको इरिटेट करने की कोशिश, मेरे पास आए, ये सब चीज अवॉइड होना चाहिए। बाहर थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब वो चीज लगता है। इन दिनों सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र मादा मगरमच्छ और उनके नवजात बच्चे बने हुए हैं। अंडों से बाहर निकलने के बाद मादा मगरमच्छ अपने बच्चों को बेहद सावधानी से अपने मजबूत जबड़ों में दबाकर पानी तक ले जाती है। देखने में यह दृश्य भले ही डरावना लगे, लेकिन यही उसका सबसे सुरक्षित तरीका होता है। उसके बाद वह बच्चों को पानी में रहने और तैरने की शुरुआती सीख देती है। इस दौरान वह लगातार बच्चों के आसपास मंडराती रहती है, किसी भी खतरे का डटकर सामना करती है। वर्तमान में 1000 से अधिक महीने में पर्यटकों की संख्या रहती है, और इसमें अभी पिछले ही साल इंटरप्रिटेशन सेंटर एक बनाया गया है।
इसके अलावा हम देखें तो सेल्फी पॉइंट, पैगोडा और पर्यटकों की सुविधा के लिए और भी कुछ विकास किया गया है। और इसके अतिरिक्त अगर हम मगरमच्छ की सुरक्षा की बात की जाए तो अभी वर्तमान में हैचिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अंडे से बच्चे निकल गए हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि नर मगरमच्छ के द्वारा जो छोटे बच्चे हैं उनको खा लिया जाता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है। और इसके अलावा मादा मगरमच्छ के द्वारा जो अपने बच्चे हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया जाता है। और वर्तमान में पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्रोकोडाइल पार्क में और अधिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों की संख्या बढ़ती रहे। हैचिंग के लिए जो तालाब के कॉर्नर में ही सैंड बेड बनाए गए हैं, जिसमें मादा मगरमच्छ अंडे देती हैं और अंडे से बच्चे निकलने के बाद उसकी सुरक्षा के लिए भी हमने कुछ उपाय किए हैं उसके लिए। मैं बताना चाहूंगी कि वर्तमान में कोटमी सोनार में नेचुरली ही कुछ तालाब में मगरमच्छ पाए जाते हैं, और इसके अलावा कई बार ये होता है कि मगरमच्छ के बच्चे हमारा जो फेंसिंग लगा हुआ है उसको क्रॉस कर जाते हैं, तो उसके लिए वन विभाग सतत निगरानी कर रहा है। और इसके लिए हम लोग पहले से ही रेडी हैं कि बारिश का सीजन आएगा तो कहीं पर भी ऐसी सूचना अगर हमको मिलती है तो हम जाके वहाँ रेस्क्यू का काम कंप्लीट कराएंगे। ये सभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि नर मगरमच्छ के द्वारा भी छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, और इसके अलावा और भी कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण कुछ बच्चे नहीं सर्वाइव कर पाते। कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क की प्रभारी रेंजर दीक्षा पांडे ने बताया कि जून और जुलाई मगरमच्छों के प्रजनन का समय होता है। मादा मगरमच्छ रेत या मिट्टी में गड्ढा बनाकर अंडे देती है और उन्हें सुरक्षित डंक देती है। वह पानी में रहते हुए भी लगातार अंडों और बच्चों पर नजर बनाए रखती है। सबसे बड़ा खतरा नर मगरमच्छों से होता है क्योंकि वे कई बार अंडों और नवजात बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसे समय में मादा मगरमच्छ पूरी ताकत के साथ अपने बच्चों की रक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर नर मगरमच्छों से भी लड़ जाती है। कोटमी सोनार मगरमच्छ अभयारण्य में इन दिनों प्रकृति का यह अद्भुत और भावुक दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक सिर्फ मगरमच्छों को देखने ही नहीं बल्कि एक माँ की ममता, साहस और अपने बच्चों के लिए संघर्ष की अनोखी कहानी को भी करीब से महसूस कर रहे हैं। यह नज़ारा साबित करता है कि चाहे इंसान हो या वन्य जीव, माँ की ममता हर जीव में समान होती है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 2 बच्चियों से दुष्कर्म के चर्चित मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी की मां ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर अपने बेटे को बेगुनाह बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया था। मामले के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे थे, जिसके चलते तत्कालीन थाना प्रभारी और विवेचना अधिकारी को भी हटाया गया था। अब आरोपी नाबालिग की मां सरोज मांझी सामने आई है। उन्होंने एसएसपी को दिए आवेदन में दावा किया है कि जिस समय घटना होने की बात कही जा रही है उस समय उनका बेटा कोचिंग में मौजूद था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया गया है। सरोज मांझी ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता पक्ष के कुछ लोगों ने थाना परिसर में उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की। उन्होंने इस संबंध में कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि घटना की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। कहा गया है कि मेडिकल जांच में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर सच्चाई सामने लाने की मांग की है। 29 तारीख को जो ये रिपोर्ट की गई थी तो मुझे ये बताया गया था कि मेरे पास तुम्हारे मतलब बेटे का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को जब मैं थाने गई और मैंने ये कहा कि मुझे वो वीडियो दिखाया जाए तो सिर्फ इसी बात के लिए मेरे साथ थाने में मारपीट की गई थी। मैं उसका एफआईआर के लिए आई थी कि मेरी एफआईआर लिखी जाए और जिन लोग इसमें शामिल हैं उनके साथ कार्रवाई की जाए। किसने मारपीट किया? मेरे साथ पूनम निषाद ने मारपीट की थी थाने में, वो भी पूरे थाने वाले सबके थे। फिर इस मामले को टीआई सर बाहर निकल के उन्होंने कहा कि मारपीट यहाँ पे मत करो, इनके साथ जो है इनका बयान लिखो। फिर उन लोग का बयान लिखा गया, मुझे अंदर बैठाया गया ले जाके। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे साथ न्याय किया जाए और जो भी ये केस या झूठा आरोप लगाया गया उसमें निष्पक्ष जांच की जाए। एसपी साहब क्या बात हुई है? आज एसपी सर बोले इसमें जांच हो रही है, जो मेडिकल में आएगा वो होगा। जब 2 बार उसका मेडिकल हो चुका है, मेडिकल में उसने बलात्कार नहीं किया है ये दिखाया जा चुका है, तो सर कितनी बार मेडिकल कराएंगे और कब जांच करेंगे? क्योंकि मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। कहाँ है आपका बेटा? मेरा बेटा नाबालिग है, छोटा है, उसे बाल न्यायालय में रखा गया है और शायद उसे थाने में भी उसको भी मारा गया था। ये चीज़ मुझे तब पता नहीं, मुझे पता इसलिए नहीं है सर, शायद मैं इसलिए बोली, इसलिए पता नहीं है क्योंकि जब मैंने संडे को जिस दिन उसको बाल न्यायालय भेजा गया था उसका जब टी-शर्ट मैंने कपड़ा चेंज करने के लिए बोला तो उस कपड़े में खून लगा हुआ था।
इसलिए मैंने कहा कि शायद उसको मारा गया था, मेरे सामने तो नहीं मारा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब सभी की नजर जांच के नतीजों और पुलिस की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। मोनू सिंह, भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।